नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की बैठक में तय हो गया कि एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी होंगे। प्रस्ताव भी पास हो गया। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है कैबिनेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुए बैठक में सभी घटक दलों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने अपने समर्थन पत्र सौंप दिए। अब अगली बैठक 7 जून को सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें एनडीए की संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। 7 जून को पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन में भी आगे की रणनीति के लिए दिल्ली में बैठक पर बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 2024 का जनादेश सामने आते ही दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई। सत्ताधारी एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन, बैठकों का दौर शुरू हो गया। एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की डेट सामने आ चुकी है। 8 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन तब तक इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने की कोशिश में जोड़ तोड़ की संभावनाएं लगातार तलाशी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर ऑफर दिए जा चुके हैं। एनडीए में भी सहयोगी दल अपने अपनी पार्टी के लिए मंत्रिमंडल की मांग रख दी है। इसमें टीडीपी और जेडीयू से लेकर इसमें तमाम एनडीए के सहयोगी दल हैं। आखिर किस दल के कौन से नेता को कौन से मंत्रालय की मांग की जा रही है, किस नेता के पास कौन सा मंत्रालय होगा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। साल 2014, साल 2019 में अपने बूते पर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को अगर 5 साल सरकार में बने रहना है तो उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा छूने में नाकाम रही और 240 सीटों पर आकर उसकी गाड़ी अटक गई। बीजेपी 2019 के चुनाव में अपने दम पर 303 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी को इस बार 63 सीटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को इस बार 99 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 47 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहां कितना नफा नुकसान हुआ है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक की, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कोशिश तेज कर दी है। इंडिया गठबंधन ने भी अपनी आगे की रणनीति बनाए रखने के लिए बैठक पर बैठक की है और इस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि इंडिया गठबंधन फिलहाल सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन ने दरवाजा जरूर खुला रखा है। एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। पीएम आवास पर हुई बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया। इसमें 20 नेताओं के हस्ताक्षर हैं और खास बात यह है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक में घटक दलों के सभी नेता मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में शामिल सभी घटक दलों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने अपने समर्थन पत्र सौंप दिया। एनडीए के नेता
पीएम मोदी को माने जाने पर प्रस्ताव पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल जैसे तमाम बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पीएम हाउस में हुई एनडीए की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें लिखा गया कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने 10 साल में पीएम मोदी की नीतियों से देश को विकसित होते देखा है। 6 दशक बाद भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। हम सर्वसम्मति से पीएम मोदी को अपना नेता चुनते हैं। मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचितों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए सरकार भारत के जनजीवन के जीवन स्तर में सुधार लाने का काम करती रहेगी। यह प्रस्ताव में लिखा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति ने एनडीए के सांसदों को मिलने का वक्त दिया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 7 जून को राष्ट्रपति शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सांसदों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान एनडीए के सभी सहयोगी दलों से सांसद वहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री परिषद की आखिरी बैठक ली। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का लेटर सौंप दिया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और लगातार इसके बाद चर्चा हुई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और वक्त भी मुकर्रर हो गया। सूत्रों की मानूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को शाम को हो सकता है। इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं, मंथन तेज हो गया है। नए मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर भी सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है। बातचीत का, बैठकों का दौर लगातार तेज हो गया है। मुमकिन है कि 1-2 दिन में नामों पर फाइनल मोहर लग जाए। सरकार बनाने के लिए एनडीए की बैठक में तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही मंत्रालय को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यानी नई सरकार बनने से पहले मांगों को अंबार है। इसमें टीडीपी और जेडीयू से लेकर इसमें एनडीए के बाकी सहयोगी दल भी शामिल हैं। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि कौन से पार्टी की, कौन से नेता की क्या डिमांड है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है, जिस पर टीडीपी दावा ठोक सकती है। इसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रालय के नाम पर भी बता दिया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इसी तरीके से जेडीयू की भी अपनी मांगे हैं। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि अगर इस वक्त सबसे कोई खास एनडीए का सहयोगी है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की निगाहें हैं, वो है नीतीश कुमार। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 कैबिनेट मंत्री जेडीयू को लगातार अपनी डिमांड रख रही है। जेडीयू 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री चिराग पासवान भी हो सकते हैं। चिराग खुद कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इसके साथ ही 1 राज्य मंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एनडीए की खास सहयोगी दल चिराग पासवान की एलजेपी ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि चिराग पासवान ने कहा कि बिना शर्त के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देंगे, बिना डील के वो समर्थन देंगे। बिहार से जीतनराम मांझी भी कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष है जीतनराम मांझी। वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना गुट 1 कैबिनेट मंत्रालय चाहती है। इसके साथ ही 2 स्वतंत्र प्रभार चाहती है। 2 राज्य मंत्री जरूर, लेकिन उसके पास स्वतंत्र प्रभाव होना चाहिए। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां इस तरह की डिमांड कर सकती हैं। एनडीए की तीसरी बार की सरकार बन रही है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार का संकल्प पूरा नहीं हो सका। अकेले 370 जीतने वाली बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसीलिए बीजेपी अपनी सबसे बड़ी सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी के सहारे नजर आ रही है, जिसे हम बार बार एन फैक्टर कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू के पास 28 लोकसभा सीटें हैं। और यही वजह है
कि कल जब जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी दफ्तर, तो अपने दोनों सहयोगियों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने दोनों बड़े सहयोगियों के लिए क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार की तीसरी पारी के लिए क्यों अहम है, वो आंकड़ा मैं आपको दिखाना, समझाना, बताना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। एनडीए को मिली 292 सीटें, यानी एनडीए के पास बहुमत से 20 सीटें ज्यादा हैं। बीजेपी को मिली 240 सीटें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को, टीडीपी को मिली 16 सीटें और नीतीश बाबू की पार्टी को, जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। अगर एनडीए से नीतीश और नायडू अलग हो जाते हैं तो एनडीए में बचती हैं 268 सीटें, यानी बहुमत से 8 कम। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की नजरें इन दोनों नेताओं पर टिकी है, नीतीश और नायडू। इन दोनों को लेकर हर तरफ से माइंड गेम खेला जा रहा है। सत्ता के केंद्र में अभी इन दोनों के चेहरे बने हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की नजरें नीतीश नायडू पर टिकी हैं, यानी दोनों सत्ता के एन फैक्टर बन गए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए इन दोनों एन पर किस तरीके से नजरें गड़ाई हुई है। चुनाव में एम फैक्टर था, लेकिन चुनाव के बाद एन फैक्टर है, नीतीश और नायडू। मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। और नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से, स्वीकारिए। जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? आपने शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रबाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार बनाने के लिए नंबर एनडीए के पास है। कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जारी है और कोशिश यह हो रही है कि एनडीए के दो बड़े नेताओं को यानी दो दलों को किसी तरीके से तोड़ा जाए। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एक ऑफर नतीजे आने के बाद से ही
चंद्रबाबू नायडू को भेजा जा चुका है और बाकी सियासत उस तस्वीर पर हो रही है जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में पटना से अलग अलग सीटों पर बैठकर उड़े थे और बीच में आसमान में दोनों एक साथ बैठ गए। तस्वीरें भी बहुत खास हैं और ये तस्वीरें, मुलाकात हुई, लेकिन क्या बातचीत हुई, इस बात का सवाल पर ना तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, ना नीतीश कुमार ने कुछ कहा, लेकिन गुमसुम तरीके से बात करते। सुनिए तेजस्वी यादव को। लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। आपको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। ये बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नायडू नीतीश के साथ एक और खास बात है कि अब तक नीतीश कुमार बिहार के लिए और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों की मांगों को पूरा नहीं किया है। इससे पहले जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हुए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग की वजह बनी। अब तक इन दोनों के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को बीजेपी ने नहीं माना, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 2 बार सत्ता में थी, लेकिन इस बार नीतीश और नायडू के हाथ में मोदी सरकार की चाबी है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों नेता समर्थन के बदले अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जे की मांग को लेकर अड़े रहेंगे, दबाव बनाएंगे सरकार पर, क्या करेंगे, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान के सामने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों से देश का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है और इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को संजीवनी दी है। इंडिया गठबंधन का जोश हाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। बीजेपी अब की बार 400 पार के स्लोगन के साथ जनता के बीच थी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। तो कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती थी, जो बढ़ के 99 हो गई, लेकिन शतक से दूर हो गई। कांग्रेस पार्टी को 47 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा सुधारा है और यही वजह है कि पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस की सीटों में 90% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने कितना अपने स्ट्राइक रेट में सुधार किया है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बीजेपी से 190 सीटों पर सीधा मुकाबला था। इन सीटों में कांग्रेस ने महज 8% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 15 सीटें जीती थी और इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट सुधारकर 8% से 28% कर लिया। उसने बीजेपी के साथ सीधे मुकाबलों की कुल 214 सीटों में से लोकसभा की 61 सीटें जीती, यानी अंदाजा लगाइए कांग्रेस को कुल 14 प्रदेशों में सीटें बढ़ी। इसमें महाराष्ट्र में 12 सीटों का फायदा हुआ, राजस्थान कर्नाटक में 8-8 सीटों का फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना में 5-5 सीटों का फायदा हुआ और बिहार, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर जैसे राज्यों से भी मदद मिली। 6 ऐसे राज्य भी हैं जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसमें सिर्फ 1 सीट हुई है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार भी शामिल है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किन राज्यों में नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा लोकसभा वाले 5 राज्यों में से 4 बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, जो इस साल घटकर 2024 में 33 रह गई। महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें थी, जो घटकर 10 रह गई। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें हासिल हुई थी 2019 में, लेकिन इस बार 2024 में घटकर 12 रह गई। तमिलनाडु में भी
अपना खाता नहीं खोल पाई। 5वें स्थान पर बिहार है, जहां 2019 में बीजेपी को 17 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस बार भी कई राज्य ऐसे रहे जिन राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है और 2 सीटें वाले अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की सभी सीटों पर जीत हासिल की। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटें हार गई। अंडमान निकोबार की एक सीट पर कमल खिल गया और जिस उत्तर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, उसी उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन एनडीए को भारी पड़ गया और यही वजह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन सरकार जरूर बना रही है। यानी तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार जोड़ तोड़ में लग गई हैं। किसको फायदा किसको नुकसान हुआ वो सब आपके सामने है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार में नए चेहरे कौन कौन होंगे, इस पर लगातार चर्चाओं का दौर बहुत ज्यादा गर्म है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।